और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। राजस्थान के टोंक में 347 बुजुर्ग जोड़ों का शादी समारोह आयोजित हुआ। दिलचस्प बात ये कि इन सभी की शादी सालों पहले हो चुकी है और इनमें से कईयों ने एक साथ जिंदगी के 50 बसंत भी देख लिए। इस शादी समारोह में पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाई गईं। इसके बाद बुजुर्ग जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस मौके पर इन सभी के परिवार के लोग शामिल रहे। इसका मकसद ये था कि बुजुर्ग भी इस उम्र में युवाओं की तरह महसूस करें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ गाड़ियों से स्टंट और आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इन गाड़ियों की तलाश में जुट गई ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि इन खुली गाड़ियों से युवकों ने हंगामा भी किया। उड़ीसा के जाजपुर में एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए 7 करोड़ का मंदिर बनवा दिया। दरअसल लेंका की पत्नी माता संतोषी की बड़ी भक्त हैं। शादी के बाद लेंका ने अपनी पत्नी बैजंती को संतोषी माता का मंदिर तोहफे में देने की सोची। सालों बाद 2008 में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पैसों की कमी से मंदिर का काम रोकना पड़ा। फिर 2021 में मंदिर निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ और अब ये मंदिर अपने भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया है। बिहार के छपरा में एक पुरुष मरीज के पेट में गलती से गर्भाशय दिखा दिया गया। दावा है कि ये सब सीटी स्कैन के रिपोर्ट में हुआ। हालांकि बाद में डॉक्टरों ने इसे सीटी स्कैन सेंटर की मानवीय भूल करार दिया। महिलाओं की प्रजनन क्षमता के लिए गर्भाशय जरूरी होता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर मोबाइल के भूत से जुड़ी हुई है जो हमारे बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ सकता है। हम अक्सर ध्यान नहीं देते और लापरवाही से बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। नहीं देखते कि बच्चा क्या देख रहा है, नहीं सोचते कि जो कुछ देख रहा है उसका असर उस पर क्या होगा। हरियाणा की 8 साल की एक मासूम को मम्मी के फोन पर YouTube देखने की लत लग गई। YouTube पर वो डरावने वीडियोस देखने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि हंसती खेलती प्यारी सी बच्ची खौफजदा हो गई और उसका इलाज करवाना पड़ा। इसलिए जरूरी है कि मोबाइल वाले भूत से अपने बच्चों को दूर रखा जाए और इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। दोस्तों के साथ धमाल करने वाली, भाइयों के साथ मस्ती करने वाली, हंसते हुए स्कूल जाने वाली और खूब मन लगाकर पढ़ने और खेलने कूदने वाली छोटी सी गुड़िया। उसके चहकने से ही तो घर में खुशियों का डेरा रहता है। लेकिन अगर अचानक प्यारी सी गुड़िया खामोश हो जाए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे, दोस्तों से बात करना बंद कर दे और स्कूल जाने से भी डरने लगे, तो मम्मी पापा की चिंता लाजमी है। हंसता खेलता कोई बच्चा अगर अपने आप में सिमट कर रह जाए, खुद को अपने कमरे में कैद कर ले, तो ये वाकई परेशान करने वाली बात है। लेकिन इसे मामूली परेशानी समझने की भूल करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये मसला बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का है और इसका कनेक्शन मोबाइल फोन से जुड़ा है। हरियाणा की एक 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और उसे इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भेजा गया। इसीलिए आपको इस समस्या से वाकिफ कराने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा की इस 8 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ। 2 साल पहले जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, बच्ची को पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए मम्मी का मोबाइल फोन मिल गया। लेकिन तब सिर्फ 6 साल की इस बच्ची ने YouTube देखना शुरू कर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस दौरान उसने हॉरर यानी डरावने वीडियो देखने शुरू कर दिए। शायद अकेलेपन के एहसास ने उसे रहस्यमयी दुनिया से जोड़ दिया। जब तक महामारी का असर रहा और स्कूल बंद रहे, बच्ची की YouTube वाली लत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2 साल बाद स्कूल खुले तो उसके मम्मी पापा ने कई अजीब बातें नोट की। स्कूल में बच्ची के ग्रेड लगातार नीचे गिरने लगे। पढ़ाई में वो लापरवाही करने लगी
उसकी नींद पूरी नहीं होती थी और अक्सर रात में डरकर रोने लगती थी। खेल से उसका मन उचट गया और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों से बातचीत करना ही बंद कर दिया और सिर्फ अपनी डॉल से बातें करती रहती थी। गुड़िया के डॉक्टर ने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है और इसलिए केस को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सौम्या पूरा दिन फोन पर लगी रहती, क्या है ये? नो नो नो, मुझे देखना है मेरा कार्टून। नो नो कार्टून। वहां हर तरह के टेस्ट के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्ची को मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसके बाद इलाज शुरू किया गया। मम्मी पापा से बातचीत के बाद डॉक्टर ने पाया कि बच्ची रोजाना करीब 6 घंटे यूट्यूब देखती थी। निगरानी नहीं होने से उसे डरावने और रहस्यमय वीडियो की आदत सी हो गई थी। समस्या की तह तक पहुंचने के बाद डॉक्टर ने काउंसलिंग और दवा के जरिए उपचार शुरू किया। इमोशनल सपोर्ट के लिए इलाज में माता पिता को भी शामिल किया गया और तकरीबन 6 हफ्ते बाद बच्ची की हालत ठीक होने लगी। उसने वार्ड में बच्चों से बातचीत शुरू की और उनके साथ खेलने लगी। अस्पताल से आने के बाद वो स्कूल भी जाने लगी है, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगी है। इस दौरान उसका मोबाइल फोन देखना काफी कम हो गया है और चेहरे पर हंसी लौट आई है। डॉक्टर्स ने मम्मी पापा को भी समझाया कि मोबाइल देखते हुए बच्चे पर कैसे नजर रखनी है और उन्हें कितनी देर के लिए मोबाइल फोन देना है। लेकिन सभी के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि मोबाइल फोन वाली समस्या किसी एक घर की नहीं है। कोरोना काल के बाद ऐसे बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ी है जिनको मोबाइल पर गेम या सोशल मीडिया की लत पड़ गई है। जो बच्चे डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन या दूसरी मानसिक समस्याएं मिल रही हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देते हुए सावधान रहें, उनके स्क्रीन टाइम और कंटेंट पर नजर रखें, साथ ही दूसरों को सचेत करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल, यूट्यूब या सोशल मीडिया की लत बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, इसका क्या असर हो सकता है और इससे बचने का तरीका क्या है, ये समझने के लिए हमने बात की पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर अखिलेश शर्मा से। अभी कोविड के दौरान और उसके बाद हमने देखा हमारे पास कई 5 से 8, 9, 10, 11, 12 साल तक की उम्र के बच्चे आए जिनके अंदर जो भी उनका एक विकास का क्रम चल रहा था आम बच्चों जैसा, तो वो इस तरह से उन बच्चों का प्रभावित हो गया कि वो बिल्कुल खुद में ही सिमट गए, क्योंकि ये बच्चों को भी उपलब्ध है और उन पे ये ज्यादा प्रभाव डालता है। वो अपनी बाकी चीजों के मुकाबले यदि उनको ये ना मिले तो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। तो हम इनका उपयोग इस तरीके से करें कि ये विज्ञान का वरदान ही साबित हो, अभिशाप साबित ना हो। हमें इन पे रेगुलेशंस होने चाहिए। बार बार समाज में मुद्दे उठते हैं कि ये सब साइट ब्लॉक करो, बच्चों के क्या वयस्कों के लिए भी खराब है, पर पता नहीं उन पे कितना काम हो पाया है, वो कितनी ब्लॉक हो पाई हैं, ये सब भी एक कहना मुश्किल है। नागालैंड और मेघालय में जमकर हुई है वोटिंग। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नागालैंड और मेघालय में 59 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नागालैंड में 60 में से 59 सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हो चुकी है। वहीं मेघालय में भी 59 सीटों के लिए ही वोट डाले गए, क्योंकि यहां एक सीट पर मतदान फिलहाल टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में घिरे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ा दी। खेड़ा पर यूपी और असम में 2 एफआईआर दर्ज हैं। एनआईए ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजा जिसमें संदिग्ध शख्स के बारे में सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया। एनआईए ने कहा कि ये मुंबई में घूम रहा है, इसने हांगकांग, पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर में ट्रेनिंग ली है, ये भारत के लिए खतरनाक है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी भेजा है। इस अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस सतर्क है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक को कई सौगात दी। उन्होंने शिवमोगा में 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं पीएम ने बेलगावी में एक रोड शो भी निकाला। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड का एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। दावा है कि जिस गाड़ी से सभी आरोपी आए थे उसे अरबाज ही चला रहा था। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी गलियारों में माहौल गर्म है। विपक्ष जांच एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में उचित कार्रवाई की दलील दे रही है। दिल्ली से लेकर दूसरे इलाकों तक विरोध प्रदर्शन का जोर नहीं चला और शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया 5 दिनों के लिए जेल चले गए। सीबीआई ने विशेष अदालत में कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, लिहाजा रिमांड की जरूरत है। उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी पारा हाई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेता के पीछे पड़ गई है। रोज झूठे मुकदमे, रोज फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी को खुद पता है उन्होंने गलत काम किया है। आज उन्हें आम आदमी पार्टी से डर नहीं है, उन्हें जनता से डर है। मनीष सिसोदिया के रिमांड पर भेजे जाने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खूब प्रदर्शन किया। जबरदस्त नारेबाजी भी हुई और पार्टी ने दावा किया कि लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो सभी लोगों को इस बात का बहुत ही गुस्सा है, लोगों के अंदर आक्रोश है कि जिस तरह से अडानी के खिलाफ आप बोलने को तैयार नहीं हो, तो अडानी से यारी आपकी रहेगी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, वो बात किसी को समझ में नहीं आती। जो लोग चोरी का काम कर रहे हैं, देश की जनता का पैसा चोरी कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर रहते हुए गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था उनके साथ जो व्यवहार करना है वो करेगी और उस कानून व्यवस्था के तहत ही ये कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने शराब घोटाले के आरोप की करीब 7 महीने पहले तफ्तीश शुरू की थी। सीबीआई का दावा है कि जांच में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। कई सबूतों को मिटाए जाने के भी सबूत मिले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस एक्शन पर सवाल उठा रही हैं। सवाल पूछने वालों में वो भी हैं जिनके खुद के खिलाफ जांच चल रही है। सोचना पड़ेगा केजरीवाल जी को कि ये जो सीबीआई है, इनकम टैक्स है या इनकी जो ईडी का दुरुपयोग होता है, तो उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? औरों पे जब होता है, इस पर विचार करें। वो बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनका जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली सरकार के आधे से ज्यादा विभाग उनके पास हैं। शिक्षा के साथ वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात कि सिसोदिया केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद हैं। इससे केजरीवाल को मुश्किल हो सकती है। असल में शराब घोटाले में आरोप ये है कि शराब माफिया की मिलीभगत से दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाई गई, लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई, साथ ही शराब कारोबारियों का कमीशन बेहिसाब बढ़ा दिया गया। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है और शराब माफिया को फायदा मिला। आरोप ये भी है कि इस फायदे का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को भी मिला। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। कहते थे हम महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आप लोग एक करप्ट बेईमान और जिसने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, और ना केवल पैसा इकट्ठा किया, शराब के कारोबार में पैसा इकट्ठा किया।
फिलहाल अगले 5 दिन मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड पर हैं। उनसे पूछताछ होगी। जांच के बाद सबूत के आधार पर फैसला कोर्ट देगा। पर जब तक कोर्ट से कुछ कॉन्क्रीट फैसला नहीं आ जाता, तब तक एक बात तो तय है कि दिल्ली की सियासत गरमाई रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 175 अंक गिरकर 59,288 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक टूटा। ये 17,392 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को सराफा मार्केट में सोना 185 रुपए कम हुआ। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 55,520 रुपए रहा। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 55,705 रुपए रही। चांदी के दाम 798 रुपए लुढ़के 1 किलो चांदी का भाव 63,227 रुपए दर्ज हुआ। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 470 विमानों का ऑर्डर दिया। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन के अनुसार इस डील की वैल्यू $70 अरब यानी 5.8 लाख करोड़ है। एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 220 विमान देगा। एयरबस इसी साल के आखिर तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की। कर्नाटक के बेलगावी से 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में किस्त ट्रांसफर हुई। 13वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। और न्यूज पथ पर आगे वो खबरें जो समाज की सोच, उसकी प्रगति का आईना दिखाती है। जिस तरह से इंसान की जिंदगी मायने रखती है, ऐसे ही बुजुर्गों, जानवरों की जिंदगी को भी अहमियत देने की जरूरत है। वैसे तो इन बेजुबानों को ऐशो आराम वाली जिंदगी देने में मालिक कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बात जब गाड़ी में घुमाने की आती है तो शायद ऐसे कई डॉग लवर्स अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। बस इसी बात को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ऐसे कानून पर काम हो रहा है जो कि खासतौर से पालतू डॉगीज की बेहतरी से जुड़ा हुआ है। आपको हम बता दें कि दक्षिण फ्लोरिडा में कुत्तों की बेहतरी के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है। अगर ये बिल सीनेट में पास हो जाता है तो पालतू डॉगीज की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। दरअसल अक्सर कार सवार मालिक अपने डॉगीज को दिखावे के चक्कर में चलती गाड़ी में अपनी गोद में बिठाते हैं। यही नहीं, बगैर कुछ सोचे समझे डॉगीज को चलती गाड़ी में खिड़की से बाहर निकालने से भी उनका चेहरा नहीं हिचकते हैं। जाहिर है इससे कहीं ना कहीं इन पालतू और बेजुबानों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम होता है। फिलहाल डॉगीज को सुरक्षा की चिंता को लेकर ही लॉ मेकर्स ने दक्षिण फ्लोरिडा में एक बिल ड्राफ्ट किया है। इस बिल के सीनेट में पास होने पर डॉगीज की सुरक्षा के लिए कानून बन सकता है। बिल के मुताबिक किसी भी पालतू डॉगी को गोद में बिठाना या उसे कार की खिड़की के बाहर निकालना अपराध के दायरे में आएगा। इस बिल पर दक्षिण फ्लोरिडा के अलावा न्यू हैम्पशायर में भी काम हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिल को लेकर सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि केरल के त्रिशूर में जिस गजराज पर कान्हा जी की सवारी निकलने वाली है वो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि ये हाथी रोबोटिक है। सदियों से कान्हा की सवारी हाथी पर निकालने का चलन है, लेकिन हाथी को नुकसान ना पहुंचे इसलिए पेटा ने एक रास्ता निकाला है और मंदिर को मशीन वाला हाथी गिफ्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। भव्य, अद्भुत, विशाल, इस 10 फीट ऊंचे और 800 किलो वजनी गजराज की जीवंत आंखों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये हाथी नहीं मशीन है? लेकिन हकीकत यही है। दरअसल ये गजराज एक तरह का रोबोट है जिसका शरीर एस्बेस्टस से तैयार किया गया है।
इसे तैयार करने में एक एक डिटेल का खास ध्यान रखा गया है। इसके स्किन के कलर से लेकर हर एक चीज ऐसी बनाई गई है जिसे पहली बार देखने वाला इसे सच में हाथी मान बैठेगा। ये तस्वीरें केरल के त्रिशूर के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर की हैं। मंदिर के परिसर में जिस रोबोटिक गजराज को आप देख रहे हैं, इसका नाम है इरिंजादापल्ली रमन। और खास बात यह है कि रोबोटिक हाथी एक साथ 4 लोगों का वजन ढो सकता है। इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में सदियों से परंपरा चली आ रही है, जिसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सवारी हाथी पर निकाली जाती है। कई बार ऐसे मौके भी आए जब सवारी निकालते वक्त हाथियों ने आपा खो दिया और लोग जख्मी हो गए। लिहाजा इन मुश्किलों के साथ साथ जानवरों के इंसानी इस्तेमाल को बंद करने के उद्देश्य से पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा और एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने साथ मिलकर मंदिर प्रशासन को ये आर्टिफिशियल हाथी भेंट किया है। त्रिशूर से शिवी केजी मोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रगति मार्ग में मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब बताया जा रहा है कि कोस्टल रोड का पहला चरण नवंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मुंबई के लोगों को काफी हद तक ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। ये बदलती मुंबई की बदलती तस्वीर के बनने की प्रक्रिया है। ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की तस्वीर है जो अब अपने अंतिम चरण में है। मुंबई की नई कोस्टल रोड के जरिए सुरंग, जमीन और समंदर पर बने पुल से मुंबईकर्स अब अनोखा सफर कर पाएंगे। न कोई सिग्नल होगा, न ही कोई टोल नाका। मुंबई का सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुंबई कोस्टल रोड अब 75% बनकर तैयार है। जनवरी 2018 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी और अब तक लगातार इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए काम जोरों शोरों से किया जा रहा था। ऐसे में ये पूरे कोस्टल रोड को 10.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे बनाया गया है, जहां पर मरीन ड्राइव से लेकर मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग तक इस पूरे रास्ते को कनेक्ट किया जाएगा। 12,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मुंबई कोस्टल रोड का पहला चरण 10.5 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक है। बीएमसी के मुताबिक नवंबर 2023 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। एक टनल का जो मरीन ड्राइव वर्ली से मरीन ड्राइव जाने के लिए जो बांधना था, उसका काम टीबीएम का और बाकी कट एंड कवर रैम का पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया। और दूसरा जो टनल है जो मरीन ड्राइव से वर्ली जाने के लिए, उसका रैम्प एंड कट एंड कवर का काम ऑलमोस्ट हो गया है। और जो टीबीएम टनल है उसका खाली 170 मीटर कटिंग बैलेंस है और वो भी मार्च का फर्स्ट या सेकेंड वीक तक पूरा। इस रोड के बन जाने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली तक का सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा होगा। पहले चरण का कोस्टल रोड बांद्रा वर्ली सीलिंग से मरीन ड्राइव तक होगा। इसमें सुरंग होगी, समुद्र को पाट कर बनी सड़क होगी और समुद्र पर पुल भी होगा। कोस्टल रोड पर कुल 3 इंटरचेंज हैं। सुरंग से निकलने के बाद पहला अमरशन गार्डन के पास, दूसरा हाजी अली और तीसरा वर्ली में सीलिंग के पास। यहाँ कार पार्किंग की भी सुविधा होगी। मुंबईकरों को पश्चिमी समुद्री किनारे पर बन रही कोस्टल रोड के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। पूर्वांचल में सड़कों के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम शुरुआत की है। सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया में आए वो और यहां चितबड़ा गांव में उन्होंने 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। इसमें सबसे खास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास रहा। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 5,320 करोड़ की लागत से बनेगा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बलिया से गाजीपुर जिले को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को
4 लेन बनाया जाएगा। बलिया के मांझी घाट पर आकर एक्सप्रेसवे खत्म होगा। मांझी घाट के बाद से बिहार शुरू हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे से बलिया से लखनऊ, दिल्ली और बिहार जाना आसान हो जाएगा। पूर्वांचल की बिहार के छपरा, पटना और बक्सर से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। साल 2024 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो सकता है। पूर्वांचल की हरी भरी धरती होने के कारण इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड नाम दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर कई तरह के पेड़ लगाने की बात भी कही जा रही है। सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज बरसाने की लड्डू मार होली की मस्ती में शामिल होते हैं। जी हाँ, बरसाने की होली तो दुनिया भर में मशहूर है। वहां होली की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से लोग इस होली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। वहां होली के रंग में सराबोर लोगों से हमने बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं। बरसाना में लड्डू मार होली शुरू हो चुकी है। राधा रानी मंदिर में हम मौजूद हैं और नीचे आप ये नज़ारे देखिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। ऊपर से मंदिर की छत से लड्डू फेंके जा रहे हैं और लोगों में उसको हासिल करने की होड़ लगी हुई है। ये होड़ सिर्फ लड्डू को हासिल करने की नहीं है, दरअसल ये लड्डू प्रसाद माने जाते हैं राधा रानी जी का। बरसाना राधा रानी का गांव है और बरसाने से नंद गांव को यानी कि कृष्ण के गांव में निमंत्रण होली खेलने का भेजा गया था, जो कि स्वीकार हो गया है। और स्वीकार हो जाने की खुशी में ही यहाँ पर अब इस तरह से लड्डू लुटाए जाते हैं। गांव से खुद कृष्ण और उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंचेंगे होली खेलने के लिए, ऐसा माना जाता है। और तभी कल लठमार होली होगी। अभी फिलहाल तस्वीरें ये बेहद रोचक, बेहद उत्साहित करने वाली, क्योंकि जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। हर साल होलियों में और राधाष्टमी पे हम जहां राधा रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, पूरी 2 बसें भर के आई हैं हमारे गांव से, तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जहां पर आते हैं। तो क्या बात है कि आप हर साल यहाँ पर आते हैं, वैसे क्या खास लगता है? बस मेरे को अच्छा लगता है, राधा रानी की कृपा है और राधा रानी जी की जिसने होली देख ली ना, समझ लो व्रत का बेड़ा पार हो गया। परिवारों के मिलन की तस्वीरें हैं, बेहद शानदार। गोपिकाएं, राधा की सखियां नाच गाकर अपना संदेशा कृष्ण को, कृष्ण के गांव वालों को, उनके परिवार को सुना रही हैं। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनीष सदस्या, गुड न्यूज टुडे, नंदगांव। अमेरिका में एक और भारतीय मूल की महिला की चुनावी मैदान में हो गई है एंट्री। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका में भारतीय मूल की दर्शना पटेल अगले साल चुनावी मैदान में होंगी। वो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली चुनाव में दावेदारी पेश करेंगी। 48 साल की दर्शना पटेल एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में इसलिए उतर रही हैं क्योंकि वो अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं। नासा का स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन की लॉन्चिंग टल गई। कहा जा रहा है कि रॉकेट के इंजन में खराबी आने की वजह से ये फैसला लिया गया। अब इसे सोमवार देर रात लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका ने फिर संभावना जताई कि 3 साल पहले चीन की वुहान लैब से ही कोरोना फैला। अमेरिकी एजेंसी डिपार्टमेंट ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना की वुहान लैब से लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि कुछ अधिकारियों का मानना है कि ये रिपोर्ट काफी कमजोर है।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अपनी पहली विदेश यात्रा रद्द कर दी। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा थी, लेकिन नेपाल में भारी राजनीतिक उठापटक के बीच उन्हें कतर की अपनी ये यात्रा रद्द करनी पड़ी। प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत कई इलाकों में फिर भारी बर्फबारी हुई। इससे हाल ये है कि सड़कें बर्फ से भरी पड़ी हैं। बर्फबारी की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। रूस में पूरे उत्साह के साथ मस्लेनित्सा फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान लोगों ने अपने घर के पुराने सामान को आग में जलाया। ये त्योहार बुराई के नाश के प्रतीक और सर्दियों के अंत के तौर पर मनाया जाता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की हो गई है शुरुआत। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ ऐसी ही जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की शुरुआत हो गई। ये मोबाइल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जो कि 2 मार्च तक चलेगा। इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग समेत दुनिया भर की लगभग सभी कंपनियां भाग ले रही हैं। नोकिया ने अपना लोगो 60 साल बदल दिया। नए लोगो को 5 शेप के साथ बनाया गया है। चर्चा है कि कंपनी अब मोबाइल बिजनेस के अलावा नेटवर्क बिजनेस में भी उतरने की तैयारी में है। नोकिया के एक साथ 3 सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए गए। इन स्मार्टफोन के नाम नोकिया G22, नोकिया C32 और नोकिया C22 हैं। नोकिया G22 हैंडसेट को मोबाइल यूजर खुद ही रिपेयर कर पाएंगे। इसका बैक कवर 100% रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाया गया है। इन स्मार्टफोन की कीमत 11,500 रुपए से शुरू होगी। खबर है कि ट्विटर से अब करीब 200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कहा जा रहा है कि पहले इन्हें छंटनी की जानकारी नहीं दी गई थी। इन सभी की इंटरनल मेल सेवा बंद कर दी गई। इसके बाद उन्हें छंटनी के बारे में पता चला। FIH हॉकी प्रो लीग के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर, कुछ और खेल से जुड़ी खबरों को जानने के लिए। ओडिशा के राउरकेला में होने वाले FIH हॉकी प्रो लीग मैचेस को लेकर मेंस हॉकी टीम का ऐलान हो गया। रेफरी हरमनप्रीत सिंह 20 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। इन प्रो लीग मैचेस में टीम इंडिया के मुकाबले विश्व चैंपियन जर्मनी और वर्ल्ड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया के साथ है। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में किए गए धांसू प्रदर्शन के दम पर खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 बनाई। इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रांड टीम की कप्तान है। भारत की एकमात्र खिलाड़ी ऋचा घोष को शानदार प्रदर्शन के लिए टीम में जगह मिली। इसके अलावा टीम में ऑस्ट्रेलिया की 4, साउथ अफ्रीका की 3, इंग्लैंड की 2 और वेस्टइंडीज की 1 खिलाड़ी शामिल हैं। सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में क्रिकेटर अक्षर पटेल ने पत्नी के साथ भस्म आरती की। वो 2 घंटे से ज्यादा समय तक बाबा के दरबार में रहे। उन्होंने कहा कि वो 5 साल पहले भी आए थे, लेकिन तब भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज उनका ये सपना पूरा हो गया। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 15 मार्च से शुरू है। टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन निखत जरीन प्रतियोगिता में भाग लेंगी। यह आयोजन 15 से 26 मार्च तक चलेगा। भारत इस इवेंट की तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। बस कुछ दिनों बाद ही होली है। होली से पहले होलिका दहन की परंपरा है, लेकिन इसी तरह की एक परंपरा रूस में भी है। आप कह सकते हैं कि ये रूस का होलिका दहन। इस उत्सव को जायंट बॉनफायर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए कैसे मनाते हैं रूस के लोग ये अपने अंदाज में होलिका दहन। तस्वीरें बुराई के नाश के प्रतीक मास्लेनित्सा फेस्टिवल की है। रूस में पारंपरिक त्योहार मास्लेनित्सा मनाया गया। मॉस्को के ओपन एयर आर्ट पार्क के करीब लकड़ी के विशाल स्ट्रक्चर को जलाकर लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। ये त्योहार कुछ उसी तरह से है जैसे भारत में होलिका दहन मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस आकर्षक नजारे का लुत्फ उठाते और अपने कैमरों में तस्वीरें कैद करते नजर आए। ये कभी ना भूले जाने वाला पल है। मुझे ये काफी पसंद है। यहाँ का माहौल बेहतरीन है। इस दौरान लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं और मेलों का आनंद लेते हैं। वो अलाव में पुरानी चीजों को भी जला देते हैं।
जिसे नई शुरुआत और पापों को जलाने का प्रतीक माना जाता है। आज मैं कुछ पुराना जलाऊंगी, कुछ ऐसी चीजें जो अब किसी काम की नहीं रह गई हैं, ताकि नई जिंदगी में उन पुरानी चीजों की कोई जगह न रहे और मैं बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मास्लेनित्सा फेस्टिवल को बसंत के आगमन, परिवार से जुड़ाव और बुराई के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम भी बर्निंग ब्रिजेस यानी आपसी मतभेद का बुराइयों को जलाने से जुड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।